दूसरी खबर यानी राजस्थान की, जहां लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लगातार 2 बार क्लीन स्वीप कर चुकी बीजेपी एक बार फिर 25 सीट पर जीत दर्ज करने में जुटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। हालांकि विपक्ष में बैठी पार्टी भी जो है वो मंशा तो 25 सीटों की ही रखती है, लेकिन अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा फोकस हैट्रिक रोकने पर है। फिर चाहे इसके लिए बीजेपी के कैंप से चेहरे लाने की कवायद हो या आरएलपी से आए नेता को टिकट देने की तैयारी, कांग्रेस का ध्यान हैट्रिक रोकने पर ही लगा रहता है। जिसकी सरकार वही करतार। राजनीति में यह जुमला सत्ता में आने की कोशिश करने वालों को हमेशा लुभाता रहा है, क्योंकि हर कोई करतार बनने को चाहता कहीं ना कहीं दिख रहा है। फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी इस भाव से अछूता नहीं है। अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता की बारी है। जनता अपने तरीके से अपना फैसला सुनाती है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, सिर्फ ईवीएम की बीप की आवाज और उम्मीदवार के भाग्य के साथ जनता का फैसला भी पेटी में बंद। जनता ने पिछले 2 चुनाव में क्या दिया अपना फैसला, एक बार आपको वो दिखाते हैं। राजस्थान में पिछले 2 चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। प्रदेश की सभी 25 सीट पर क्लीन स्वीप यहां किया गया। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी पहली बार जीती 25 सीट, तो साल 2019 के चुनाव में आरएलपी को किया एनडीए में शामिल। दोनों बार की क्लीन स्वीप से बीजेपी उत्साहित है और इस बार भी पार्टी कर रही है हैट्रिक का दावा। अगर सियासी माहौल पर नजर डालें तो अब तक प्रदेश की 5 लोकसभा सीट ऐसी है जो हॉट सीट बनी हुई है। इन हॉट सीटों पर कहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत तो कहीं सीएम भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए राहुल कसवा सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। वहीं एक सीट ऐसी है जहां पर 2 नौकरशाहों के बीच मुकाबले देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि राजस्थान की इन हॉट लोकसभा सीटों के बारे में। यह है राजस्थान की हॉट लोकसभा सीट। पहली, जोधपुर। इस सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। यहां बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उचारडा के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। जोधपुर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गृह जिला है। अब ऐसे में यहां गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस ने गहलोत के बेटे वैभव को टिकट दिया था, जो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने हार गए थे। अब ऐसे में यह सीट निकालना गहलोत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। वहीं जालोर की अगर हम बात करें, इस सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। यहां कांग्रेस के वैभव गहलोत और बीजेपी लुम्बाराम चौधरी के बीच मुकाबला है। इस सीट को कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 2004 के बाद से यह सीट भाजपा के हाथ में चली गई और देवजी पटेल जीतते आ रही है। लेकिन इस बार बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी को टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है। अगर वैभव की बात करें तो स्थानीय नहीं है वो, ऐसे में उनका जिले में विरोध भी हो रहा है और ऐसे में जोधपुर के साथ साथ जालोर में भी गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर है। चुरू की बात करें, यहां बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया व कांग्रेस के बीच राहुल कसवा के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे राहुल कसवा का टिकट काटकर जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से नाता तोड़ने वाले राहुल को कांग्रेस ने चुरू से प्रत्याशी बनाया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि यहां कांग्रेस बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। बात भरतपुर की, यहां 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं और इस सीट में बीजेपी के राम स्वरूप कोहली और कांग्रेस की संजना जाटव मैदान में है। अब बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है और ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा जो है वो यहाँ पर दांव पर लगती दिख रही है, क्योंकि ये उनका गृह जिला है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव, जाहिदा खान व जोगेंद्र अवाना की साख भी दांव पर लगी है। चित्तौड़गढ़ की बात कर ले, यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं और इस सीट पर बीजेपी के सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना मैदान में है। अब ऐसे में यहाँ रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत देकर 2 बार सांसद रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन अब उनके बीजेपी को समर्थन देने के बाद यहाँ सीपी जोशी सेफ भी है और मजबूत भी नजर आ रहे हैं।
लाल सिंह फौजदार से इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर इन 5 सीटों का क्या कुछ समीकरण है, क्योंकि ये हॉट सीटें मानी जाती है। लाल सिंह, सबसे पहला सवाल, ये 5 सीटें जिसके बारे में अभी हमने दर्शकों को बताया, अगर शुरू करें तो पहला एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी की जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर में जो है मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में ही शेखावती की 2 सीटों पर नाम का ऐलान किया था, जबकि झुंझुनू पर अभी भी नाम जो है फाइनल वो नहीं हो पाया और यहाँ सीटिंग एमपी नरेंद्र कुमार विधानसभा का चुनाव जो है वो हार गए थे और इसीलिए उनके नाम पर दोबारा सहमति नहीं बन पा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए सोनल, बिल्कुल चूंकि पार्टी ने पहले ही तय किया है कि जिन सीटों पर लोकसभा से जीते हुए प्रत्याशियों को विधानसभा का चुनाव लड़ा है, यानी कि 7 सीटों पर ये चुनाव हुआ, जिनमें से एक राज्यसभा से किरोड़लाल मीणा थे, बाकी 6 सीटों पर जो लोकसभा में मौजूदा मंत्री थे, केंद्र में या सांसद थे, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, जिनमें से 3 पर जीत मिली और 3 पर हार मिली। पार्टी ने रणनीतिक तौर पर तय किया है कि उन 3 को जो अपने लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव ही नहीं जीत पाए, उनको दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा, जैसा कि आपने जालौर में देखा। अब ऐसा ही कमोबेश झुंझुनू में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन चूंकि अब आपको सीट बदलना लगभग तय है, अब सीट बदलना है तो आपको वहाँ जातीय समीकरण भी देखने होंगे। उस सीट को बदलने से कोई नाराज़गी तो नहीं हो रही है, अगर नाराज़गी हो रही है तो उससे कितना डैमेज हो रहा है, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तमाम जो सियासी समीकरण होते हैं, ये तमाम जो लाभ और हानि सियासत में होते हैं सोनल, का एक एक पार्टी माइन्यूटली अध्ययन करती है और इसके बाद डिसीजन लेती है किसको टिकट दिया जाए। इसके साथ ही चूँकि लगभग 3 से 4 सीटों पर ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पार्टी महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकती है, जिसमें झुंझुनू भी एक नाम है, जयपुर शहर या जयपुर ग्रामीण में से एक सीट पर महिला को उतारा जा सकता है, दौसा से महिला को उतारा जा सकता है, टोंक सवाईमाधोपुर से महिला को उतारा जा सकता है। ऐसे में ये जो सीटें हैं, यहाँ से अगर महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है तो पार्टी उन चेहरों पर भी गौर कर रही है। ऐसे में जिसने आपने कोई जो सवाल किया है सोनल की झुंझुनू में, तो झुंझुनू के पीछे एक बड़ी वजह यही है क्योंकि वहाँ टिकट लगभग नरेंद्र कुमार को नहीं मिलेगा। अब उनको नहीं मिलेगा तो उनको नाराजगी उनकी दूर करनी है या कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हो, जातीय समीकरण वहाँ देखने हैं, नया चेहरा देखना है और अगर महिला को वहाँ मैदान में उतारना है तो उस लिहाज से सियासी समीकरणों को साधना है। इसके साथ ही झुंझुनू ही नहीं सोनल, बाकी जो से 10 सीटें हैं उन पर लगातार पार्टी मंथन चिंतन करनी है, लेकिन अभी एक भी टिकट फाइनल नहीं हुई है। ऐसा आज भी इसको लेकर चिंतन हो रहा है और ये माना जा रहा है अब हम कभी भी ये कह सकते हैं, इस कहने की स्थिति में जरूर है कि कभी भी वो लिस्ट आ सकती है, चूँकि जो एक एक्सरसाइज जो होती है राज्य स्तर पर वो पूरी हो चुकी है। दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली में जो कोर कमेटी की मीटिंग के बाद सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी अमित शाह के साथ और जेपी नड्डा के साथ बैठ गए। तो ये माना यह जाता है कि इस मीटिंग में करीब करीब जो नाम होते हैं वो फाइनल कर लिए जाते हैं, यानी कि सिंगल पैनल का ही पैनल तैयार कर लिया जाता है। कुछ सीटें हो सकती हैं बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर, जहाँ पर 2 नाम होते हैं, लेकिन चूँकि सीएससी के बाद ही अंतिम मोहर लगेगी, पीएम मोदी की मौजूदगी में वो मीटिंग होगी और उसके बाद टिकट फाइनल होंगी। तो ऐसे में आज रात तक, कल तक, यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कभी भी ये सूची आ सकती है, एक चीज़। दूसरा, झुंझुनू के साथ साथ बाकी जो 10 सीटें, ये हर सीट पर पेच फंसा हुआ इस लिहाज से कह सकते हैं सोनल, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो लोकसभा के नेताओं को विधानसभा में उतारा गया वो चुनाव हार गए, उनको आपको चुनाव नहीं लड़ाना, वह नए चेहरों की तलाश है। इसके साथ ही कुछ सांसद, मौजूदा सांसदों का भी ये माना जा रहा है कि उनका टिकट बदला जाएगा, जैसे खासकर दौसा की बात चल रही है, जयपुर को लेकर भी इस तरह की चर्चा है, टोंक सवाई माधोपुर को लेकर भी इस तरह की चर्चा है। तो अगर यहाँ नाम बदले जाएंगे तो जैसा मैंने सोनल पहले कहा, उसी को मैं एड ऑन करते हुए कह रहा हूँ कि आपको नाम बदलना है तो उससे एंटी इनकम्बेंसी ना हो, नया चेहरा जिताऊ चेहरा हो, जातीय समीकरणों को साधते हुए हो। तो इन तमाम जो सियासी समीकरणों को गौर करते हुए पार्टी एक एक कैंडिडेट का चयन कर रही है, क्योंकि अब लड़ाई केवल ये है कि पार्टी का मकसद है कि कैसे हैट्रिक लगाई जाए। कांग्रेस पूरी ताकत इसमें लगा रही है कि कैसे इस हैट्रिक को रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि लगातार एक के बाद एक, यानी कि 2019 2014 में लगातार जो लेकिन लाल सिंह, कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ये कि आपको किसी सीट पर मामला यहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो हमने बात कर ली कि बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहती है इस बार भी और पिछली बार की तरह, और हैट्रिक कहीं ना कहीं लगानी चाहती है, पर हर चुनाव का समीकरण बहुत अलग होता है। हर चुनाव में प्रत्याशी अलग हो जाते हैं, जनता की राय अलग हो जाती है, जनता का मूड अलग हो जाता है। लेकिन अगर इस बार की बात करें, हवा का रुख जरूर बीजेपी की तरफ है, पर जनता का मूड नहीं पता कब क्या बदल जाए। उसको लेकर कौन सी ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी का थोड़ा पेच आपको फंसता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए बिल्कुल सोनल, जो हॉट सीट की हम बात करते हैं उसके दो आधार होते हैं। या तो उस जो क्षेत्र है, सीट है, उसका मिजाज किस तरह का रहा है, क्या वह बगावत का मिजाज देखने को मिल रहा है। जैसे कि कमोबेश हम राजस्थान के संदर्भ में एक बात कहते हैं कि यहाँ जनता ही सत्ता बदल देती है, यानी कि यह पार्टियाँ जनता ही बदल देती है। यानी कि हर बार एक पैटर्न यहाँ देखने को मिलता है कि जो सत्ता में रहती है उसको जनता ही अपने आप सत्ता से बाहर कर देती है। तो ऐसे में यहाँ जनता अपनी पार्टियां बदल लेती है, पार्टियों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही उन सीटों की हम बात करें जहाँ का मिजाज इस तरह का देखने को मिलता है कि वह कमोबेश एक बदलाव का ट्रेंड रहता है, यानी कि चाहे कोई भी चुनाव लड़े लेकिन वहाँ बदलाव देखने को मिलता है। एक वो सीट होती है, एक सीट होती है सोनल जहाँ बड़े प्रत्याशी मैदान में आते हैं। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे जालौर का, चूँकि वहाँ पूर्व सीएम के बेटा मैदान में है, गहलोत के बेटा वैभव गहलोत को वहाँ पार्टी ने उतारा है। और चूंकि एक एक मकसद मैंने जैसे कहा, कांग्रेस का टारगेट यही है कि कैसे भी इस चुनाव को टक्कर का चुनाव बनाया जाए, हैट्रिक को रोका जाए। अब वैभव गहलोत स्वाभाविक तौर पर बड़े नेता हो जाते हैं क्योंकि वो पूर्व सीएम के बेटे हैं। वैभव गहलोत अपने आप में बड़ा नाम है। अब इस सीट को लेकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये वो सीट है जहाँ एक कांटे की टक्कर आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही अभी हालांकि टिकट का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम वोट ऑफ पैटर्न के आधार पर विधानसभा में जो वोट ऑफ पैटर्न है उसके आधार पर बात करें तो आपको दौसा में चुनौती मिल सकती है, टोंक सवाई माधोपुर में आपको चुनौती मिल सकती है, शेखावाटी की सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों सीटों पर आपको चुनौती मिल सकती है। क्योंकि ये वोट ऑफ पैटर्न के आधार पर मैं कह रहा हूँ सोनल कि यहाँ कांग्रेस का पलड़ा कमजोर नहीं है, लेकिन आपने कहा कि जनता का मूड क्या रहता है। और कई बार ये देखने को मिलता है कि विधानसभा का जो वोटर है, जरूरी नहीं कि वो वोटर लोकसभा में उसी पार्टी के साथ रहे जो विधानसभा में रहा है। कई बार देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखिए 2014 और 2019 की बात कर लें, जब एक बार जब कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी एक भी सीट नहीं जिता पाई, यानी कि विधानसभा के चुनावों में आपने देखा होगा कि 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी जी, इसके बावजूद भी एक भी सीट नहीं जिता पाई। यानी कि वोटर तो वही था सोनल, जिस वोटर ने कांग्रेस को सत्ता में आसीन किया, लेकिन उसी वोटर ने कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी बिल्कुल लाल सिंह, बिल्कुल शायद नीतियां अलग थी और कहीं ना कहीं वो वादे अलग थे कांग्रेस से बीजेपी के, और इसलिए यहाँ पर उनको 25 में से 25 सीटें मिली। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम हॉट सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं फटाफट। जोधपुर की अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उचारडा है। बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को भारी जीत मिलती है। आप जोधपुर की सीट का समीकरण कैसे समझा सकते हैं? देखिए सोनल, इस सीट को वैसे हमें समझना होगा। अगर हम बात करें ऑल ओवर जोधपुर पूरी सीट की लोकसभा की, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मजबूत रहा है। और इसके साथ आपने जब पिछला चुनाव देखा तो वहाँ वैभव गहलोत को जिताने के लिए पूरी ताकत पार्टी ने लगा दी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री उस वक्त सीएम गहलोत थे, उनके बेटे को चुनाव लड़ाया था, तो पूरी ताकत सरकार ने लगाई। लेकिन बावजूद परिणाम ये हो कि 2.5 लाख से अधिक से अंतर से चुनाव में वैभव गहलोत को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि उस वक्त जो चुनाव हुआ 2014 और 2019 का जो चुनाव का पैटर्न था वो हुआ ही एक चेहरे पर सोनल, क्योंकि वहाँ स्थानीय प्रत्याशी को देखा ही नहीं गया जी किसी, यानी कि केवल और केवल मोदी के नाम पर वोट पड़ा। और पूरी तरह से एक फेडरल जो चुनाव होता है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में फेडरल चुनाव नहीं होता, लेकिन वो उस तरह का पैटर्न का आपको चुनाव देखने को मिला। आप देखिए कई स्थानों पर जब हम कवरेज के दौरान देखते थे सोनल, तो हम मतदाता से बात करते थे किसको वोट डालोगे, तो वहाँ कांग्रेस बीजेपी का नाम नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों का नाम नहीं है, केवल एक शब्द निकलता था, मोदी को वोट डालेंगे। कई जगह तो ये सीन देखने को मिले कि उनको ये पता ही नहीं कि यहाँ से प्रत्याशी कौन मैदान में है। आप देखिए उस प्रत्याशी का नाम करने के लिए उनको सोचना पड़ रहा था, या बगल में खड़े हुए व्यक्ति से पूछना पड़ रहा था कि हमारे यहाँ बीजेपी से कौन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप किसको वोट डालोगे, तो मोदी को वोट डालेंगे। यानी कि पूरी तरह से जो लहर थी मोदी लहर थी। अब इस 2024 के चुनाव की बात कर लें तो देखिए पैटर्न क्या रहेगा वो समय बताएगा, लेकिन जो लहर है, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अभी अपने आप को इस लिहाज से साबित नहीं कर पा रही कि वो टक्कर में भी है। दिक्कत कहाँ है? सवाल ये नहीं है कि मैं 2014, 2019 या 2024 में वही लहर है, मैं इस पर सवाल खड़े नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये है कि चाहे आपके प्रचार का तरीका ले लीजिए, चाहे आपकी सियासत करने का तरीका ले लीजिए, लेकिन जिस तरह लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी का कुनवा बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे हाथ का साथ छोड़ कमल का दामन थाम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि क्या चल रहा है जनता के बीच।
क्योंकि नेता भाप कर ही तो अपना पाला बदल रहे जी। हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस सामने चुनौती है कि चुनाव को फंसा हुआ तो बताए, यानी कि टक्कर में तो चुनाव को लाए, पहले हार जीत का फैसला तो जनता करेगी। आप अभी उस स्थिति में भी नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि मैं इसमें जरूर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब सभी 25 सीटों पर तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी केवल 8 सीटों पर ही तस्वीर साफ हो पाई है जब बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। जब दोनों पार्टियों की सूची आ जाएगी, जी 25 सीटों पर प्रत्याशी आमने सामने हो जाएंगे, तब एक एनालिसिस लाल सिंह, अच्छा कर क्योंकि सकते एक हैं। सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि इतनी देरी क्यों लग रही है आखिर सूची आने में, क्योंकि चुनाव पास है और अगर उम्मीदवारों को जल्दी से मैदान में उतारा जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि जनता के बीच जा सकेंगे, बात कर सकेंगे, उनको मना सकेंगे, उनके वादों को पूरा करने की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठा सकेंगे। अगर इतनी देरी होती है, इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब इतना ज्यादा मंथन दोनों ही पार्टियां कर रही है। देरी की एक ही वजह है सोनल, बीजेपी का लक्ष्य हैट्रिक लगाना और कांग्रेस का लक्ष्य हैट्रिक को तोड़ना। बिल्कुल। अब उसका एक ही रास्ता है कि आपका मजबूत प्रत्याशी किस तरह मैदान में ऐसे योद्धाओं को उतारा जाए जो जीत का सेहरा आपके सिर बांध सकें। इसलिए बीजेपी को रिस्क नहीं लेना चाहती, जहां बदलाव करना है वहां भी चिंतन मंथन किया जा रहा है, महिलाओं को मैदान में उतारा जा रहा है तो उसको भी देखकर उतारा जा रहा है। कांग्रेस की हर हाल में कोशिश है कैसे भी इस हैट्रिक को रोका जाए। ऐसे में चाहे बीजेपी से तोड़कर नेता चुनाव में लड़ाए जाए, चाहे जैसे मैं अभी चर्चा सुन रहा था कि अन्य राज्यों के नेताओं को राजस्थान में कई सीटों पर लड़ाने की कवायद हो रही है, बड़े बड़े चेहरों पर दाव खेलने की कवायद हो रही है। लेकिन इसके बीच आपने एक बात देखी होगी सोनल कि बड़े चेहरे अकेले लड़ कहाँ रहे हैं। आप देखो, क्या अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं, अभी तक नहीं लड़ रहे हैं, आगे की कह नहीं सकता। क्या सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक की सूची में नहीं लड़ रहे हैं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक की सूची में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो जो बड़े चेहरे माने जाते हैं, क्या अगर हम बात कर लें बाड़मेर की, वहाँ पर आपने आरएलपी से तोड़ा है उम्मीदवार, उनको चुनाव लड़ाने की चर्चा हो रही है, लेकिन क्या हरीश चौधरी ने खुद वहाँ लड़ने की जहमत उठाई? क्यों बड़े नेता मैदान में नहीं आ रहे हैं? अगर जब आप मानते हैं कि आपको हैट्रिक तोड़नी है, अगर आप ये भी मानते हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी है, जैसा कि तमाम कांग्रेस के नेता वादे और दावे करते हैं, तब आप ये जो बातें कहते हैं तो आप क्यों मैदान में नहीं आ रहे हैं? तो ये मैदान में बड़े नेताओं का नहीं आना, बावजूद इसके कि कोशिश की जा रही है कि बड़े नेता मैदान में आए, तो एक मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच जाता है कि कहीं ना कहीं उनको अभी उतना आत्मविश्वास नहीं है, या मैं यूं कहूं कि वो जीत के प्रति इतने आश्वस्त नहीं है कि खुद के कैरियर को या खुद की साख को दांव पर लगा सके। ठीक है लाल सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातों, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ उन समीकरणों को समझाने के लिए दर्शकों को। तो आज तो बेधड़क शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी कल मुलाकात, तब तक बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।